rahmatullahi wa barakatuhu. Our topic is multiple sclerosis MS. इसमें हम देखेंगे डेट व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या एटियोलॉजी है जिसकी वजह से ये होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमएस, 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो हैं डिफरेंट, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, इसकी डायग्नोसिंग एंड मैनेजमेंट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक हदीस शेयर करना चाहूँगी मैं सबके साथ। सही मुस्लिम में ये मौजूद है, A Muslim is like a date palm tree whose leaves does not fall, always beneficial and never harmful. एक मुसलमान को जो तशबीह दी जाती है वो एक दरख्त से दी जाती है, वो भी डेट पाम का, यानी कि वो भी खजूर का दरख्त, क्योंकि जो खजूर का दरख्त वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना वो ऊपर स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही नीचे उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जो मुसलमान होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और अंदर उसके दिल के अंदर ईमान भी जो है वो उतरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ईमान अच्छा होने की वजह से दिल के अंदर जो ईमान उसका अच्छा होता है, तो उसकी वजह से जो बज़ाहिर फ़िज़िकल वो जो नज़र आ रहा होता है वो भी लाइक अ ट्री होता है कि वो दूसरों को जो है वो फ़ायदा देता है, अपने जैसे दरख्त फ़ायदा देता है साए से, इसी तरह वो दूसरों को फ़ायदा देता है। दरख्त किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी तरह वो इंसान भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। दरख्त जिस तरह फल देता है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, साया देता है, तो उसके अंदर भी यही क्वालिटीज़ होती है एक मुस्लिम की। सो हमें भी चाहिए कि हम इन क्वालिटीज़ को अपनाएं, और अगर पहले से हैं हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ तो उसको डे बाय डे इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो होता यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जो माइलिन शीथ होती है जिसने एक्सॉन्स को सराउंड किया हुआ होता है, तो वो माइलिन डीमाइलिनेशन हो जाती है, वो माइलिन शीथ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ग्लायोसिस हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है एंड न्यूरोनल लॉस, और एंड रिज़ल्ट यही होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज होकर ख़त्म हो जाते हैं, इस काबिल ही नहीं रहते कि वो सिग्नल को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें एक पार्ट से दूसरे पार्ट। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अपनी बॉडी जो है वो अपने ही डिफरेंट जो हमारे ब्रेन के अंदर वो मौजूद होंगे एक्सॉन्स, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ये वाले सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। इसके कॉजेज़ जो हैं वो ये अक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक, दोनों इसके सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। जो कार्डिनल साइंस होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट साइंस होते हैं जिनसे पहचाना जाता है कि ये इस पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, वो 3 बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। नंबर 1, इंटेंशनल ट्रेमर्स। जैसे हमारे पास पार्किंसन है, उसके अंदर अनइंटेंशनल ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं। इंटेंशनल ट्रेमर्स यानी जब पेशेंट कोई एक्टिविटी करना चाह रहा होगा, कोई इंटेंशनली काम करना चाह रहा होगा, तब उसको फेस आएंगे इंटेंशनल ट्रेमर्स। स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी, उसकी वोकैबुलरी नहीं होगी, बहुत जो है वो ऐसे बोलेगा जैसे उसको नहीं समझ आ रहा कुछ। निस्टैग्मस हो जाएगा। निस्टैग्मस क्या होता है, आइज़ की जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं चारकोट ट्राइएड। जो ऑनसेट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वो तकरीबन 20 एज से लेके 40 एज तक होता है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेल्स एंड फीमेल्स में, तो फीमेल्स में, वुमेंस में ये ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत मेल्स के। वाइट पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर जो है वो रिस्क हाफ होता है इसका। अब इस तरीके से हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर माइलिन शीथ होती है एक्सॉन के इर्द गिर्द। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव शीथ होती है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग। इस तरीके से ब्रेन के अंदर हमारे जो है वो डीमाइलिनेशन के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि MRI और CT स्कैन पे फिर नज़र भी आते हैं हमें, और जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ये हमारे पास जो ऊपर वाली वीडियो है ये है इंटेंशनल ट्रेमर्स की, कि पेशेंट कोई
एक्टिविटी करना चाह रहा है तो तब उसके जो है वो ट्रेमर्स शुरू हो गए हैं हाथ में। एंड ये हमारे पास निस्टैग्मस है कि आइस की एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है आई बॉल की। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसकी कॉज अननोन है, यानी नहीं पता कि ये क्यों होता है। लेकिन कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज़ हैं वो कहते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून है, यानी कि बॉडी के अंदर खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली चीज़ें प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर CNS अफेक्ट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इंटैक्ट रहता है। डीमाइलिनेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस मिलता है। अब अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात करें जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं MS में, तो सबसे पहले है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कि वीक हो गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। अगर कोई पेशेंट पहले ही इम्यूनोलॉजिकली वीक है, कैंसर पेशेंट है, या जो है वो ऐसा SLE जैसे हमारे पास होता है जो कि इम्यूनोलॉजिकल जो है वो बीमारी है, तो जिन बंदों में वो है तो उनमें ये होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सन एक्सपोजर नहीं होता, यानी कोल्डर क्लाइमेट वाले जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे विटामिन D की कमी होती है पेशेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है जिनके अंदर विटामिन D की कमी हो। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें है कि अगर किसी पर्सन की फैमिली के अंदर किसी बंदे को है MS, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उस फैमिली के अंदर। इन्फेक्शियस फैक्टर भी है, यानी कि वेरियस इन्फेक्शंस वायरसेस की वजह से ट्रिगर ऑन कर देता है MS को। अब डिज़ीज़ कोर्स की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। दो इसकी टाइप्स हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन हम कब कहेंगे कि MS बिनाइन है? जब पेशेंट को ये MS हो लेकिन 15 ईयर्स तक उसके कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे, जो हमारी बीमारी है वो क्लिनिकली जो है वो साइलेंट है, तो उससे हम कहेंगे बिनाइन MS। और मेलिग्नेंट MS जिसको हम मार्बर्ग डिजीज़ कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब डायग्नोस हो जाता है MS, तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है वो कॉन्टीन्यूअल प्रोग्रेशन होती जाती है, डिजीज़ की डिसेबिलिटी होती जाती है और डेथ हो जाती है बहुत जल्दी। दिस मीन्स मेलिग्नेंट MS। अब जो उसका कोर्स है उसको उसके अंदर डिवाइड किया गया है क्लिनिकल सब टाइप्स के अंदर। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पहली है हमारे पास रिलैप्सिंग रिमिटिंग, जिसकी पिक्चर ये वाली है। इनमें हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ ये कि जो है वो ये जो टाइप्स हैं इसके अंदर जो है वो अटैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि प्रोग्रेशन है डिज़ीज़ की कि नहीं। जब जो है वो रेमिशन वाला पीरियड चल रहा है तो प्रोग्रेस हो रही है बीमारी या जो है वो रिकवर हो रही है, ये देखेंगे। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि परसेंटेज कि कितने परसेंटेज में कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग RRMS। इसमें क्या होगा कि हमारे पास अटैक्स आएंगे इस तरीके से, डिस्क्रीट अटैक्स आएंगे, रिलैप्स होगा फिर रिमिट होगा, फिर रिलैप्स होगा फिर रिमिट होगा। तो रिलैप्सिंग रिमिटिंग में क्या होगा, इस तरह डिस्क्रीट अटैक्स आएंगे। और ये जो टाइम होगा एक रिलैप्स के बाद 2 रिलैप्स के दरमियान वाला जो हमारे पास रेमिशन वाला टाइम होगा, तो उसके अंदर या तो फुल रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की या पार्शियल रिकवरी होगी। या ये भी हो सकता है कि जो ये हमारे पास टाइम है रिमिशन वाला, पेशेंट के ब्रेन में हो सकता है डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही हो CNS में, लेकिन वो क्लिनिकली साइलेंट हो। और ये अफेक्ट कितना करता है, ये 85% पेशेंट को, यानी कि MS की ये वाली टाइप 85% होती है पेशेंट को। फिर रिलैप्सिंग रिमिटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे इस वाली पिक्चर को, जो कि है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव SPMS। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि इस तरीके से अटैक्स आएंगे जैसे हमारे पास रिलैप्सिंग रिमिटिंग में आ रहे थे, इसी तरह के हमारे पास डिस्क्रीट अटैक्स आएंगे सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में। और शुरू में ये बिल्कुल सेम इसी तरह की होती है जैसे जो है वो रिलैप्सिंग रिमिटिंग होती है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि जो प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज़ ही करती रहेगी। अब इसके जो अटैक्स हैं
अटैक्स के दरमियान में रिकवरी हो जाएगी, फुल रिकवरी या पार्शियल रिकवरी। लेकिन एक बार ये प्रोग्रेस करना शुरू कर दे, उसके बाद क्या होगा कि कोई जो है वो दोबारा से रिलैप्स नहीं करेगी, वो यानी कि रेमिशन नहीं होगा उसमें, कि बेहतरी नहीं आएगी, वो प्रोग्रेसिव बढ़ती ही जाएगी। देखा ये गया है कि अगर रिलैप्सिंग रिमिटिंग वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये RRMS कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव के अंदर, कि पेशेंट का फिर जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है वो नहीं रुकता और प्रोग्रेस करता ही जाता है। अब जो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, लाजमी नहीं कि कोई नया लीजन बना हो, जो ऑलरेडी लीजन्स मौजूद है ब्रेन में उसी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि मज़ीद एक्सोनल लॉस हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्राइमरी प्रोग्रेसिव, ये वाली पिक्चर। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि स्ट्रेट इसका ग्राफ जाएगा, जब से ये डायग्नोस हुआ है थोड़ा पेशेंट के अंदर डिक्लाइन आ रहा होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी मज़ीद जो है वो बढ़ रही होगी। कोई इसके अंदर अटैक्स नहीं होंगे, जैसे इसके अंदर अटैक्स हो रहे थे, इसमें अटैक्स नहीं होंगे, इसमें प्रोग्रेशन चलती ही जाएगी। और ये जो टाइप है MS की प्राइमरी प्रोग्रेसिव, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल में वो इक्वल है, इक्वल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये तकरीबन 40 एज में जो है वो होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 10% होती है ओवरऑल MS के अंदर ये वाली टाइप। ये हमारे पास थी रिलैप्सिंग रिमिटिंग 85%, जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव है वो हमारे पास 10% होती है। और अब हम आखिरी की बात करेंगे प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग। ये पेशेंट में 5% पेशेंट्स इस वाली टाइप के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग है उसमें क्या होगा कि इस तरह छोटे छोटे अटैक्स तो आएंगे हमारे पास, ये डिस्क्रीट अटैक्स आएंगे, लेकिन उन अटैक्स के दरमियान का जो पीरियड होगा रेमिशन वाला, उसमें कोई रिकवरी नहीं होगी, बल्कि डिजीज़ जो है वो थोड़ी प्रोग्रेस करती ही रहेगी। अब हम अगर देखें कि एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ा देगी, तो उसमें हमारे पास वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। UTI है, कोल्ड, फ्लू, साइनसाइटिस वगैरह। तो इसमें क्या होगा कि इन डिसऑर्डर के अंदर जब ये इन्फेक्शंस होंगे पेशेंट को, ये बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई मेजर ऑर्गन की डिज़ीज़ हो गई है, कोई मेजर लाइफ स्ट्रेस आया है, डाइवोर्स, डेथ, लूजिंग अ जॉब, ट्रॉमा, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाएंगे इसके सिम्टम्स। कोई माइनर स्ट्रेस है, जैसे डिहाइड्रेशन है, स्लीप डिप्रिवेशन है, तो उसमें भी ये जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सूडो एग्जैसरबेशन भी होती है, यानी कि वैसे तो वो नहीं बढ़ रहे होते सिम्टम्स, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो बढ़ रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है उटॉफ्स सिम्टम्स, या हम उसको कह सकते हैं कि हीट के अंदर पेशेंट जब जाएगा हीट इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट में, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सूडो एग्जैसरबेशन, यानी कि थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन जब वो हॉट इन्वायरमेंट से वापस आ जाएगा तो वो सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं उटॉफ्स फिनोमेना, कि जिसमें क्या होगा, जो सिम्टम्स है पेशेंट के वो इंक्रीज़ कर जाएंगे जब जो है वो हॉट टेम्परेचर में जाएगा या हॉट बाथ लेगा वो, तो उसको फ़ील होगा जैसे एक्सट्रीम वीकनेस है, उसकी विजन ब्लर हो रही है, जो कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं MS के अंदर। और लर्माइट साइन भी देखने को मिलता है। लर्माइट साइन क्या है कि जब पेशेंट की नेक को फ्लेक्स किया जाता है तो टिंगलिंग और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आती है उसकी हैंड्स के अंदर, दोनों अपर लिम के अंदर और ट्रंक के अंदर, और कभी कभार लोअर लिम के अंदर एक जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक सा आता है। तो इसको हम कहते हैं लर्माइट साइन, जब भी पेशेंट के नेक को फ्लेक्स किया जाएगा। इसको बार्बर्स चेयर साइन भी कहते हैं। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि किसी दूसरी जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हमारी आसानी हो। तो इसमें पहली चीज़ ये कि नमनेस होगी सेंसरी सिम्टम्स में। पेन के अंदर जैसे अभी हमने देखा लर्माइट साइन होगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस होगी, यानी आइज़ का जो है वो आइज़ में पेन होगा हमारे पास। विजुअल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है ये, कि पेशेंट को डबल विजन होगा, डिप्लोपिया होगा, निस्टैग्मस, जैसे अभी हमने पहले बात की कि आइज़ की अबनॉर्मल मूवमेंट होगी, तो विजुअल सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, डिप्लोपिया एंड निस्टैग्मस, जिसके वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। कोग्निटिव डेफिशिएंट होगा, बॉवल एंड ब्लैडर के सिम्टम्स आएंगे,
एंजाइटी होगी पेशेंट को, मोटर सिम्टम्स के अंदर पैरालिसिस होगी, फटीग होगी एंड इंटेंशनल ट्रेमर्स होंगे। स्पीच के अंदर भी हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की, स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी, डिमिनिश्ड वर्बल फ्लुएंसी कम हो जाएगी। अब इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है वॉटसन। वॉटसन का मतलब क्या है? वीकनेस, एटेक्सिया यानी कि पोस्चर और बैलेंस में मसला होगा, इंटेंशनल ट्रेमर्स होंगे, स्पीच स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा यानी डिप्लोपिया, निस्टैग्मस वाले हमें आइज़ के फीचर्स आएंगे एंड लास्ट इज़ निस्टैग्मस। तो पेशेंट इन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। डायग्नोसिंग हम कैसे करेंगे? हम उसको डायग्नोस करेंगे, उसका MRI एंड ब्रेन का CT स्कैन करा के हम इसको देखेंगे, और लंबर पंक्चर टेस्ट कर सकते हैं हम, विजुअल इवोक पोटेंशियल करेंगे आइस, और EMG NCS करेंगे मसल्स के लिए, मसल्स की एनर्जी देखने के लिए, और वेरियस ब्लड टेस्ट भी होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो इम्यून को सप्रेस करेंगे, इम्यून सिस्टम को इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, प्लाज्मा फेरेसिस करा सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स आती हैं एंटीस्पेस्टिक, एनाल्जेसिक एंड ट्रेमर्स को कम करने के लिए, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह। फिज़िकल थेरेपी की अगर हम बात करें तो हम पहले पेशेंट की जो है वो अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे, टेस्ट वगैरह कर लेंगे, डिफरेंट एग्जामिनेशन और टेस्ट हम उसका पहले करेंगे देखने के लिए कि उसकी क्या स्टेटस है, अभी मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी क्या है, उसका जो है वो पेन की इंटेंसिटी क्या है, पोस्चर कैसा है, मसल परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो और गेट वगैरह कैसा है। तो कोई भी इसको हम मैनेजमेंट से पहले, कोई भी रिहैबिलिटेशन या एक्सरसाइज कराने से पहले हम इसकी अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेंगे कि पेशेंट कहाँ स्टैंड करता है। फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन में बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं, जो इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनको हम क्योर करने की कोशिश करेंगे। पेन होगा इसमें तो पेन को सही करने के लिए पेन की मैनेजमेंट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे, एरोबिक कंडीशनिंग, फटीग होते हैं तो फटीग की मैनेजमेंट, स्पेस्टिसिटी की मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लोकोमोटर ट्रेनिंग करेंगे। इस तरह पेशेंट के जो है वो स्ट्रेचेस वगैरह कराएंगे, अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, पेशेंट की कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए, बैलेंस बेहतर करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराएंगे, उसका स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस अच्छा करेंगे, उसको जो है वो लोकोमोटर ट्रेनिंग कराएंगे, सिट टू स्टैंड, और फिर किस तरह मूव करना है। ये डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है कि डिफरेंट चीज़ें मिल के, क्योंकि डिप्रेशन होता है तो काउंसलिंग भी की जाएगी, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करेंगे, ड्रग्स भी दी जाएंगी, स्पीच थेरेपी करेंगे क्योंकि स्कैनिंग स्पीच हो जाएगी, एंड जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी इसमें उसका भी रोल है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रोल है, तो इसके अंदर सबको एजुकेट किया जाएगा, पेशेंट की फैमिली को भी, पेशेंट को भी, केयर गिवर को भी, ताकि जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं उनको प्रिवेंट किया जाए और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि ये ब्रेन का डिसऑर्डर है तो वो ब्रेन के डिसऑर्डर क्योंकि हम वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लेके आ सकते उसको, जब एक बार हो जाए ब्रेन में वो डिफेक्ट तो फिर वो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। डेट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।